गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान कक्षा 12वीं का अध्याय फर्स्ट, जिसका नाम है जीवों में जनन। ठीक है, जीवों में जनन में हमने जो है भाग 1 भाग 2 पढ़ लिया। आज हम भाग 3 पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा भाग? भाग 3। इस भाग 3 के अंतर्गत पहले 2 में हमने क्या पढ़ा था कि इसके पहले वाले भाग में हमने पढ़ा था जीवों में अलैंगिक जनन की विधियां, और उसमें हमने पढ़ी थी विखंडन विधि। ठीक है, उसके पहले हमने एक ही विधि पढ़े हैं जो कि हमने अमीबा में देखा था, विखंडन। ठीक है, उसके प्रकार देखे थे, विखंडन कितने प्रकार के। आज हम इसमें और भी दूसरी विधियां देखेंगे अलैंगिक प्रजनन की। तो अलैंगिक प्रजनन की आज हम देखते हैं विधि मुकुलन, जिसे बडिंग भी कहा जाता है। ठीक है, और एक और नाम से जाना जाता है इसको कलिकायन। कलिकायन प्रजनन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रजनन में क्या होता है कि मुकुलन जो प्रजनन होता है, ये इस वाले अलैंगिक प्रजनन के अंदर जीव के शरीर पर एक उभार बनता है। जैसे आप नीचे देख रहे हो, यहाँ पर ये जो एक उदाहरण है हाइड्रा का, इसका है हाइड्रा के अंदर मुकुलन। यदि आप देखो इसमें, तो इस प्रकार के जो प्रजनन है उसमें क्या होता है, इस प्रकार के प्रजनन के अंदर जो जीव है उसके शरीर पर एक उभार बनता है। ये उभार बनता है, धीरे धीरे वो उभार उस जनक से ही पोषक, जिसके ऊपर उभार बना है उससे ही पोषक ग्रहण करता है। उभार बड़ बनती है और वो धीरे धीरे उससे पोषक लेकर, अपने जनक जीव से पोषक लेकर धीरे धीरे वो डेवलप होने लगता है। देख रहे हो आप, यहाँ पर कम था, यहाँ एक उभार बना था, धीरे धीरे डेवलप हुआ, वो विकसित हुआ, विकास कर रहा है, और पोषक किससे ले रहा है? अपने जनक जीव से। तो इस जनक जीव से जिससे वो बन रहा है उससे पोषक लेता है और अपना विकास करता है। फिर आगे चल के वो फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, और जब वो पूरी तरीके से विकसित हो जाता है, पूर्ण विकसित हो जाता है, तो अपने जनक जीव से वो अलग हो जाता है। जिस प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक हाइड्रा से उभार बना था, उस उभार से एक नया हाइड्रा बन गया, यानी 1 से 2 बन गया, और अपने जनक जीव से वो विकसित होकर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मुकुलन है जो कि हमने हाइड्रा में देखा। आप समझ गए होंगे किस प्रकार से मुकुलन के अंदर एक जीव जो है वो कैसे दूसरे जीव का निर्माण करता है अलैंगिक प्रजनन के द्वारा। तो यहाँ पर हम उसको देख सकते हैं इस प्रकार से कि इस प्रजनन में वयस्क जीव के शरीर में एक उभार बनता है। ठीक है, एक उभार बनता है, ठीक, जिसे कलिका कहते हैं। इस उभार को बड कलिका कहा जाता है। यह विकसित होकर पूर्ण विकसित जीव बना लेती है। ये विकसित होकर ये जो उभार है ये विकसित होता है, पूर्ण जीव बन जाता है। देख रहे हो आप, ये हाइड्रा पूर्ण जीव बन गया। विकसित होने के लिए यह पोषण अपने जनक जीव से लेती है। अब पोषण मतलब क्या? मतलब भोजन। भाई किसी को भी डेवलप होना है, कोई छोटा चीज, जैसे बच्चा छोटा रहता है, वो डेवलप होकर, हम जैसे बचपन में जब हम पैदा हुए छोटे थे, हमने पोषण लिया। ठीक है, पहले तो हमें माँ से दूध लेते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से पोषण, इसको भी अपना विकास करने के लिए, वयस्क बनने के लिए क्या चाहिए? पोषण। तो पोषण जो है वो किससे लेता है? जनक जीव से। तो पोषण अपने जनक जीव से लेती है। ये बर्ड किससे पोषक लेती है? अपने जनक जीव से। एवं पूर्ण विकसित होने पर यह अपने जनक जीव से अलग होकर पूर्ण विकसित नया जीव बना लेती है। अब पूर्ण विकसित हो जाती है और अपने जनक जीव से अलग हो जाती है। ठीक है, ये कलिका बनी थी, बाद में एक नया जीव बन गया तो ये अलग हो गई। इस प्रकार का प्रजनन कुछ स्पंजों में, स्पंज जैसे साइकोन में पाया जाता है, कुछ सिलेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा हमने देख लिया। सिलेंट्रेट्स में कौन आता है? हाइड्रा को हमने देख लिया। हाइड्रा के अंदर ये मुकुलन। ठीक है, कुछ चप्टेक्रमियों, प्लेनेरिया में भी पाया जाता है ये प्रजनन। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये अलैंगिक जनन की विधियों में दूसरी विधि जो देखी वो कौन सी देखी? मुकुलन। ठीक है, इसके आगे और भी विधियां हैं, वो हम देखते हैं। 2 विधियां हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे आगे की विधियां और कितनी बची हुई है। ठीक है, आगे की जो विधि है तीसरे नंबर की, वो है आपकी प्लाज्मोटोमी। ये जो विधि होती है, ये जो विधि ये अलैंगिक प्रजनन की विधि है, और एक कोशिकीय जीव में पाई जाती है, और एक कोशिकीय जीव उसमें पाई जाएगी जिनके अंदर पोषण की विधियां क्या है? समान है, जो पर्णहरिम विहीन होते हैं, यानी जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। उस प्रकार के जीवों में ये प्लाज्मोटोमी नामक विधि प्रजनन की पाई जाती है। ये जो विधि है प्लाज्मोटोमी, इसमें कौन से जीवों में पाई जाती है? जो बहुकेंद्रकी होते हैं। ठीक है, बहुकेंद्रक यानी जिनके अंदर बहुत सारे केंद्रक मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में जीव द्रव्य
विभाजित होकर दो जीवों में बढ़ जाता है। केंद्रक विभाजित हो जाते हैं, फिर जीवद्रव्य विभाजित हो जाता है और जीव एक जीव से दूसरे जीव का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो किसमें पाया जाता है? ओपेलाइन और पाइलीमिक्सा नामक जीवों में यह प्रजनन पाया जाता है। उसके बाद में हमारा जो चौथा जो है वो है गेम्यूल्स द्वारा। गेम्यूल्स द्वारा जो प्रजनन होता है ये भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है, गेम्यूल्स। तो इस प्रकार के अलैंगिक प्रजनन जनन एक विशेष प्रकार की गोलाकार कोशिकाओं के समूह द्वारा होता है। कोशिकाओं का समूह होता है गोलाकार, बहुत सारी कोशिकाओं का समूह बन जाता है, गोलाकार कोशिकाएं होती हैं ये, जिसे गेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं उन कोशिकाओं को? गेम्यूल। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? गेम्यूल। जब जीव की मृत्यु हो जाती है, मतलब जब जीव मर जाता है, तो फिर ये गेम्यूल्स क्या करते हैं? जब अच्छी कंडीशन आती है तो ये रचनाएं जो गेम्यूल्स है ये जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो जो अच्छी कंडीशन होती है उस अच्छी कंडीशन में ये गेम्यूल्स वृद्धि करके ये रचनाएं फिर विकसित हो जाती है और नया जीव बना लेती है। ये गेम्यूल्स बाद में जीव की मृत्यु होने के बाद ये गोलाकार कोशिकाओं का जो समूह गेम्यूल्स है ये फिर क्या कर लेता है? वृद्धि कर लेता है और एक नया जीव का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार का प्रजनन किसमें पाया जाता है? स्पंजों में पाया जाता है। ठीक है, स्पंज जो होते हैं उनमें पाया जाता है। ठीक है, जैसे स्पॉन्जिला। ठीक है, तो स्पॉन्जिला में इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है गेम्यूल्स द्वारा। ठीक है, ये भी एक अलैंगिक प्रजनन की विधि है। फिर जो हम और विधि देखते हैं जो क्या है? खंडी भवन या पुनरुत्थ भवन। ठीक है, खंडी भवन या पुनरुत्थ भवन विधि के अंदर जीव क्या हो जाता है कि टुकड़ों में टूट जाता है। किसी कारण से जीव टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, कोई चोट से किसी जीव से टकरा गया, चट्टान से टकरा गया, चट्टान से टकराने के बाद वो टुकड़ों में टूट गया और यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा फिर विकसित होकर एक नया जीव बनाता है। यदि टुकड़े टूट जाते हैं तो फिर वो विकसित होकर नया जीव बना लेते हैं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा पिक्चरों में ऐसा होता है। ठीक है, जो पिक्चरों में होता है, टूट जाते टुकड़े बिखर जाते फिर टुकड़े इकट्ठा होकर जीव बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर प्रत्येक टुकड़ा जो टूट जाता है वो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर नया जीव बनाता है, यानी हर टुकड़ा एक जीव बना लेगा। जैसे यदि हम इसमें बात करें, ये किसमें प्रजनन होता है? ये प्रोटोजोआ में, स्पंजो, सिलेंट्रेट्स जैसे हाइड्रा वगैरह में। तो हाइड्रा को यदि हम देखें इस प्रकार से, मान लो ये हाइड्रा है। ठीक है, अब किसी कारणवश से हाइड्रा टूट गया। ठीक है, ये यहां से अलग हो गया, यहां से अलग हो गया, इस प्रकार से ये एक, मान लो ये 3 पार्ट में टूट गया। अब 3 पार्ट में टूटने पर ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, अब ये जो पार्ट ऊपर वाला जो टूटा है, ये ऊपर वाला जो भाग है, ये भाग क्या करेगा? नीचे वृद्धि करेगा। इस प्रकार से नीचे वृद्धि करके ये नीचे वृद्धि करके एक जीव बना लेगा। बीच वाला जो भाग है ये वाला, ये अपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ वृद्धि करके जीव बना लेगा और जो नीचे वाला भाग है वो नीचे वाला भाग ऊपर वृद्धि करके नया जीव बना लेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है आपका खंडी भवन और पुनरुत्थ भवन, जिसमें जीव के क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा जो है वो विकसित होकर या अपनी वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है। जितने टुकड़े होंगे उतने जीव बनेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये 5 विधि हो गई। ठीक है, एक जो विधि और बची है, ठीक है, एक विधि बीजाणुओं द्वारा प्रजनन, उसको देखते हैं हम बीजाणुओं द्वारा प्रजनन को। 5वीं विधि पढ़ने के बाद हमारी जो आखिरी विधि होती है वो अलैंगिक प्रजनन की 6ठी विधि, जिसमें बीजाणु द्वारा स्पोर्स द्वारा प्रजनन होता है। बीजाणु यानी एक कोशिकी पतली भित्ति वाली संरचनाएं होती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म होती है। पतली भित्ति इनकी होती है, कोशिकी संरचना होती है और ये संरचनाएं अंकुरित होकर एक नया जीव का निर्माण करती है। छोटी छोटी संरचनाएं एक कोशिकी पतली जो कि अंकुरित होकर एक नए जीव का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये जो बीजाणु का निर्माण कुछ समूह में ही होता है, जैसे आपके कवको, सेवालोक, प्रोटिस्टा, मोनेरा, ये जो कुछ समूह है, कवक, सेवाल, प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन समूहों के अंदर ही बीजाणुओं का निर्माण होता है। और जो बीजाणु भी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में एक आपका आता है जूस्पोर्स, जिसको बोला जाता है सचल जीवाणु। सचल जीवाणु यानी जो चलता है। ठीक है, और ये कैसे चलता है? इसके अंदर कसाबी का फ्लैजिला होता है। ठीक है, जो कि इसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, पीछे पूंछ टाइप। ठीक है, जो कि इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। ये चलने वाले होते हैं।
ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं ये बीजाणु, कौन थे, जूस्पोर्स। ठीक है, तो ये किसमें पाया जाता है, आपको क्लेमाइडोमोनास यूलोथ्रिक्स के अंदर, ठीक है, पाया जाता है। और जो अचल बीजाणु होते हैं नॉन मोटाइल जूस्पोर्स, नॉन मोटाइल जूस्पोर्स यानी अचल है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं, इनके अंदर कसाभिका या फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो वो ये अचल होते हैं, जिससे नाम है अचल बीजाणु, तो ये चलते नहीं, नॉन मोटाइल होते हैं ना, एक जगह दूसरी जगह जाते हैं, जैसे एकाइनिट। और उसके बाद में कॉनिडिया जो कि पेनिसिलिन में होता है, पेनिसिलिन में कॉनिडिया द्वारा ही प्रजनन होता है। ठीक है, छोटी छोटी संरचनाएं बनती है और पेनिसिलिन के अंदर कॉनिडिया द्वारा होता है। क्लेमाइडोमोनास के अंदर अचल जूस्पोर्स द्वारा होता है, जो कि चलने वाले होते हैं बीजाणु। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने अलैंगिक जनन की 6 विधियां कंप्लीट कर ली है। आज हमारी अलैंगिक जनन की जो सारी विधियां क्या है, पूर्ण हो चुकी है। अब हम देखते हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर को। ठीक है, दोनों के बीच में हम क्या देखेंगे, अंतर, कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है, हमने पढ़ ली है। अब हम देखेंगे अलैंगिक लैंगिक प्रजनन में अंतर। ठीक है, तो लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन में बहुत अंतर है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन जो होता है, तो लैंगिक प्रजनन जो है इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, अलैंगिक प्रजनन में हमने देखा कि एक ही जीव भाग लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम अंतर देखें अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में, तो अलैंगिक जनन के अंदर एक ही जनकी होता है, ये एक जनकी मतलब इसमें जो जीव एक भाग लेता है। अभी हमने सारी वीडियो देखी, उन सारी वीडियो में आपने विखंडन में, मुकुलन में, खंडी भवन, पुनरुत्थ भवन, ठीक है, गेम्यूल्स, ये सारी विधियां हमने देखी। इन विधियों के अंदर देखा हमने कि हर बार एक ही जीव भाग लेता है और बहुत सारे जीव का निर्माण करता है। तो इसलिए लैंगिक जनन जो होता है वो एक जनकी होता है, यानी एक ही जनक जो है वो दूसरे जीव का निर्माण करता है। उसी प्रकार यदि हम देखें लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन जो होता है इस प्रकार के जनन में द्विजनकी होता है, मतलब इसके अंदर 2 जीव भाग लेते हैं और 2 जीव मिलकर एक नए जीव का निर्माण करते हैं। ठीक है, उस जीव के अंदर जो है बहुत सारी विभिन्नताएं आती है, जो नया जीव बनता है। ठीक है, एक विकसित जीव होता है। दूसरा यदि हम अंतर देखें कि इसमें प्रजननांगों का निर्माण नहीं होता है। आपने देखा कि जैसे हम देखते थे बहुत सारी वीडियो में, हमने देखा कि एक ही जीव से दूसरा जीव बन जाता था, कोई प्रजनन अंग के विकसित नहीं होते थे। लेकिन यहाँ पर जो यदि हम देखें लैंगिक जनन में, तो लैंगिक जनन में प्रजनन के लिए विशेष अंगों का निर्माण होता है, जिनको प्रजनन अंग कहते हैं, जो कि प्रजनन में भाग लेते हैं और जिनके द्वारा प्रजनन संभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक जनन में क्या होगा, प्रजनन अंग की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता है, किसमें, अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में कोई अर्धसूत्री विभाजन नहीं पाया जाता, समसूत्री विभाजन के द्वारा ही प्रजनन होता है। जबकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन जीवन काल में एक बार जरूर होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि जब 2 जाइगोट बनता है, यानी दो युग्मक मिलते हैं, तो उनमें गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाती है, इसलिए यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। ठीक है, यदि हम चौथा पॉइंट देखें, चौथा अंतर देखें, तो यह प्रजनन तीव्र गति से होता है। जो लैंगिक अलैंगिक प्रजनन है ये तीव्र गति से होगा, बहुत जल्दी होता है और एक जीव से दूसरे जीव बन जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यह प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन धीमी गति से होता है, धीरे धीरे होता है। ठीक है, प्रजनन अंग विकसित होते हैं, फिर धीरे धीरे विभाजन होता है और इसमें युग्मकों का निर्माण तथा संलयन नहीं होता, युग्मक बनते ही नहीं है। अलैंगिक जनन में युग्मक बनते ही नहीं है, तो उनका संलयन भी नहीं होगा, यानी वो मिलेंगे भी नहीं। इसमें लैंगिक जनन में युग्मक बनते हैं, नर युग्मक, मादा युग्मक, और उनका संलयन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है और जाइगोट का निर्माण होता है। इसमें बना जीव आनुवंशिक रूप से अपने जनक जीव के समान होता है, यानी इसमें एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है, एक जीव से दूसरा जीव बन रहा है, तो एक उसी से बन रहा है, इसलिए उसके अंदर सारे गुण, नए जीव के अंदर सारे गुण अपने पूर्ववर्ती यानी अपने पहले जनक जीव के समान ही होंगे। सारे जीव, सारे गुण जो होंगे अपने पूर्ववर्ती जनक जीव के समान ही होंगे, उसमें बहुत कम अंतर पाया जाएगा, नहीं के बराबर। लेकिन यहाँ पर जब 2 जीव मिलेंगे, 2 जीव मिलकर एक जीव बना रहे हैं, तो दोनों जीव के गुण उसके अंदर आते हैं, यानी यहाँ पर विभिन्नताएं भी ज्यादा आएगी और आनुवांशिक रूप से वो जीव अपने जनक जीव से क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे मनुष्य का उदाहरण लेते हैं, यदि कोई भी मनुष्य का जन्म हो रहा है तो उसमें उसके अंदर माता और पिता दोनों के गुण होते हैं, और दोनों के गुण से, क्योंकि मनुष्य में लैंगिक प्रजनन पाया जाता है, यानी सारे विकसित जो जीव है उनमें लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। ठीक है, जो आपका एक साइड दिखते हो विकसित जीव,
उन सभी में लैंगिक प्रजनन ही पाया जाता है। तो मनुष्य में भी लैंगिक प्रजनन है। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य जो है उसका जो मनुष्य का जो जन्म होता है वो माता पिता से होता है, ठीक है, यानी लैंगिक प्रजनन के द्वारा, माता पिता के द्वारा प्रजनन। तो वो जो संतति होती है वो आनुवंशिक रूप से दोनों से भिन्न होती है, ठीक है। देखा होगा आपने, माता पिता के समान चेहरा नहीं होता, दोनों से भिन्न होता है, क्योंकि उसके अंदर विभिन्नताएं अपने जो जनक है उनसे क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जीव का विकास भी होता है, ठीक। तो इस प्रकार से जो अनुवांशिक लैंगिक प्रजनन क्या होता है, अनुवांशिक रूप से जो संतति वो क्या होती है, अपने जनक से भिन्न होती है, ठीक है। उसके बाद में सातवां अंतर हम देखें तो इस प्रकार के प्रजनन में बहुत अधिक संततियों का निर्माण होता है। देखा हमने प्लाज्मोडियम, ठीक है, बहुविखंडन प्लाज्मोडियम में पाया जाता है मलेरिया का परजीवी। तो उसमें हमने देखा था एक से बहुत सारे बन गए। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, अभी हमने देखा क्या देखा था, खंडी भवन। खंडी भवन के अंदर भी क्या है, एक जीव टूटा, बहुत सारे टुकड़ों में, सारे टुकड़ों से नए जीव बन गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो प्रजनन होता है वो बहुत अधिक संततियों का निर्माण करता है, और इस प्रजनन के अंदर बहुत सारी संततियों का निर्माण नहीं होता है, यानी कम संततियां बनती है, ठीक है, कम संततियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से हमने देखा लैंगिक प्रजनन अलैंगिक प्रजनन में अंतर, और भी अंतर है बहुत सारे, ठीक है। मैंने अभी आपको 7 बताए हैं, और भी अंतर बहुत सारे हैं, उन अंतरों को ढूंढकर आप और भी लिख सकते हो, ठीक है। और आपको ये 7 अंतर मैंने यहाँ पर बताए हैं, किस प्रकार से लैंगिक अलैंगिक प्रजनन में विभेद बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो भाग 3 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आगे आपका कौन सा भाग, हम भाग 4 बनाएंगे, ठीक है, जिसमें आपका एक अध्याय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के बारे में तो मैंने आपको पहले बता दिया, अध्याय 2 में पढ़ेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ अलैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। आगे भाग 4 में आपको बचा हुआ अध्याय वो क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी यदि आपको समस्या हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और हम आपकी समस्या बताएं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।